ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है थोक और खुदरा महंगाई दर में गिरावट विषय पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक A.K. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। नवंबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर तेजी से घटकर 21 महीने के निचले स्तर पर आ गई और खुदरा महंगाई दर की बात करें तो नवंबर महीने में ये भी अप्रत्याशित तौर पर घटकर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई। महंगाई के स्तर में ये जो कमी आई है, इस बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं आर्थिक विशेषज्ञ A.K. भट्टाचार्य। A.K. भट्टाचार्य जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो मुद्रास्फीति में ये इतनी तेज गिरावट देखी गई है, इसके पीछे आप क्या प्रमुख कारण मानते हैं? नमस्कार। जो मुद्रास्फीति में जो गिरावट हमने देखी है, तो इसका जो प्रधान कारण है वो थोक मूल्य और जो खुदरा मूल्य दोनों में ही जो खाने की वस्तुओं की जो दाम है उसमें काफी कमी नजर आई। अगर आप जो खुदरा मूल्यों में देखेंगे, उनकी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उनमें अगर आप जो ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी जो मुद्रास्फीति दर वो करीबन 5.88% हुआ है। पर जो फूड एंड बेवरेजेस यानी जो खाने की चीज वस्तुएं जो हैं उसकी जो मुद्रास्फीति है सिर्फ 5% की हुई है। इसका मतलब ये कि जो खाने चीज की जो वस्तु के दाम घट जाने से जो ओवरऑल जो खुदरा मूल्यस्फीति जो है वो मुद्रास्फीति जो है वो कम हुई है। अगर थोक मूल्य की ओर देखेंगे, उसमें भी यही ट्रेंड नजर आ रहा है कि ज्यादातर दाम, जैसे अक्टूबर में जो थोक मूल्य की मुद्रास्फीति जो कि 8.39% थी, वो घटकर 5.85% आ गई है। पर उसका प्रधान कारण ये भी है कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स जिसके अंदर खाने की वस्तुएं ज्यादा है, उसका जो रेट 11% से घटकर 5.52% में आ गिरा है। तो हम ये साफ ये कह सकते हैं कि जो मुद्रास्फीति जो नीचे आई है नवंबर के महीने में, उसका प्रधान कारण जो खाने की वस्तु जो है उसके दामों में घट जाने के कारण हुआ है। इसका ये कारण सीजनल भी है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि हर साल जो सर्दी के महीनों में शुरुआती दौर में ये खाने की वस्तुओं के दाम में गिरावट आती है और उसी का जो एक रिफ्लेक्शन हम ओवरऑल इंडेक्स में इस बार देख रहे हैं। जी, आपने सब्जियों की कीमतों की बात की। ये इनकी प्रकृति अस्थिर होती है, सीजनल होती है। तो ये जो अगर सब्जियों की कीमतों को अगर छोड़ दिया जाए तो नवंबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति का आप क्या वो देखते हैं कि क्या ये बढ़ी या कम रही, अगर हम सब्जियों की कीमतों को अगर निकाल दें अलग इसमें से? अगर आप सब्जियों की कीमत और खाने की वस्तुओं की कीमत को निकाल देते हैं तो मुद्रास्फीति अभी भी 6% के ऊपर ही जी, क्योंकि अगर आप जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को देखेंगे, उसका मुद्रास्फीति इस वक्त 4.67% है। और क्योंकि फूड की इंडेक्स इतनी कम आ चुकी है, और जैसे आप देखते हैं अगर ऊर्जा की जो चीज जो है, जो एनर्जी जिसे हम कहेंगे फ्यूल एंड लाइट की जो है, उसकी मुद्रास्फीति नवंबर में 10% के ऊपर थी। अगर आप क्लोथिंग और फुटवेयर यानी जो चीज लोग हम कपड़े खरीदते हैं, पहनते हैं, उसकी जो मुद्रास्फीति दर थी खुदरा बाजार में वो 9 के ऊपर थी। इसका मतलब अगर ये खाने की चीज उसके दाम घटने से, सब्जियों की चीजों के दाम घटने से ये मुद्रास्फीति ये 6% के नीचे, जो आरबीआई का जो एक मैंडेटेड अपर टॉलरेंस बैंड है उसके नीचे आया है। और अगर आप ये थोक मूल्यों में भी देखेंगे, थोक मूल्यों में भी जो फ्यूल एंड पावर की जो है वो अभी भी मुद्रास्फीति अभी 17% है। पर क्योंकि जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स और खाने की वस्तुएं, सब्जियां, उनके दाम घट जाने से हमने देखा है कि ओवरऑल जो थोक मूल्य की जो मुद्रास्फीति दर है उसमें भी कमी आकर वो 6% के नीचे आ गई है। ये कहना साफ है कि एनर्जी की दाम अभी भी एक चिंता का कारण है और एनर्जी के दामों में फ्यूल, लाइट, पेट्रोल, डीजल, इनके दाम अभी भी उतने घटे नहीं है जिससे कि जो ओवरऑल जो मुद्रास्फीति का दर और भी कम आ सके। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुद्रास्फीति दर है वो 4%। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि अगले महीनों में किस तरह से
जो ऊर्जा के वस्तुएं जो हैं, फ्यूल एंड पावर ज्यादातर, उनके मुद्रास्फीति में कमी आती है, पर उसके ऊपर भारत के सरकार के ऊपर उनका कंट्रोल कम है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर निर्भरशील है। वो दाम थोड़े बहुत घटाए हैं, पर वो और भी घटने से ही ये मुद्रास्फीति का दर में और कोई भारी अंतर आ सकता है। जी, आपने फ्यूल इन्फ्लेशन की बात की। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को अगर रोजाना आधार पर निर्धारित करने की व्यवस्था को अगर फिर से शुरू कर दिया जाए, तो आपको लगता है कि महंगाई दर में और बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर रिटेल फ्यूल प्राइसेस कंपनियों को ये आजादी दी जाए कि वो अपना जो दाम जो है वो क्योंकि उनकी जो खरीदने की जो दाम है, जो क्रूड ऑयल प्राइस खरीदने की जो इंडिया बास्केट प्राइस जो है, उसमें पिछले 2 महीने में एटलीस्ट कमी आई है। पर वो तेल कंपनियां का आर्गुमेंट ये है कि जब तेल की दाम इंडिया बास्केट क्रूड ऑयल प्राइस बहुत आगे बढ़ गया था, $112, $115, $120 प्रति बैरल बढ़ गया था, उस समय ये तेल कंपनियां ने उतनी दाम नहीं बढ़ाए इनके, क्योंकि अगर वो बढ़ाते तो हमारी मुद्रास्फीति की जो प्रकोप और भी बढ़ जाता। तो उन्होंने दाम न बढ़ा के अपने आप घाटा अपने कंपनियों के बैलेंस शीट में लिया, और इसीलिए इस वक्त सरकार उन कंपनियों को ये नहीं कह रही है कि हालांकि उनकी इंडिया बास्केट क्रूड ऑयल प्राइस अब करीबन $90 पर बैरल में आ चुकी है, पर तब भी उनको दाम उतना घटाया नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको ये मौका दिया जा रहा है कि जो लॉस उनको हानि उनको हुई, उस हानि को पूर्ण करने के लिए उनको कुछ समय दिया जा रहा है। जब ये समय सरकार के असेसमेंट में ये समय पूरा हो जाएगा, हम ये आशा कर सकते हैं कि ये जो तेल कंपनियां जो हैं वो अपनी जो खुदरा बाजार में जो रिटेल प्राइस में जो पेट्रोल डीजल आदि चीज बेचते हैं, उनके दाम भी कम आ जाएंगे, और उन दामों के कम हो जाने से हम ये देखेंगे कि फ्यूल इन्फ्लेशन रिटेल में और होलसेल में दोनों में ही कम और भी हो सकती है। मुद्रास्फीति के बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बात कहा था कि मुख्य मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने को लेकर कुछ चिंताएं हैं और महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो आपको लगता है कि अभी मुद्रास्फीति के मोर्चे पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और रिजर्व बैंक के सामने कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं? देखिए, चुनौती के 2 रूप हैं इस वक्त। एक तरफ एक चुनौती है कि मुद्रास्फीति का जो एक प्रकोप जो है उसको किस तरह से कम किया जाए लोगों के ऊपर, क्योंकि मुद्रास्फीति मान लीजिए जनता के ऊपर एक टैक्स के स्वरूप है। तो एक तो चुनौती ये है कि किस तरह से मुद्रास्फीति को कम किया जाए, और दूसरी चुनौती ये है कि मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ते हुए ग्रोथ के इंजन को कितना हानि से बचाया जाए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने और सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने ये दोनों ही चुनौतियां बहुत बहुत अहम चुनौतियां हैं। तो अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर मुद्रास्फीति की जो उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब ने कहा कि अर्जुन की दृष्टि की तरह वो मुद्रास्फीति को देख रहे हैं, वो अगर देख के अगर ऐसे इंटरेस्ट रेट दर बढ़ा दें, उससे जो ग्रोथ, अगर आपने देखा होगा कि अक्टूबर की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे चली गई है, डिक्लाइन में पहुंच गई है, तो ग्रोथ को भी सहारा देना जरूरी होगा। तो ये दोनों चुनौती हैं कि ऐसा न हो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते बढ़ाते ग्रोथ की जो पोटेंशियल स्कोप जो है, बेनिफिट जो है, उसमें कोई हानि ना पहुंचे, क्योंकि ग्रोथ को भी थोड़ा बहुत हमें सहारा देना पड़ेगा। और यही एक द्वंद्व है, और दोनों ही चुनौतियां बहुत ही अहम चुनौतियां हैं, और हमें ये देखना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से ये एक तरफ जो मुद्रास्फीति का चुनौती है और दूसरी तरफ वृद्धि की चुनौती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पिछली जो द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो दर जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से घटाकर 35 बेसिस पॉइंट्स में लाए हैं। इसका यही एक अर्थ है कि मुद्रास्फीति का चुनौती है, पर ग्रोथ को भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि बहुत बड़ा धक्का पहुंचे और ग्रोथ की इंजन को फिर से रिवाइव जल्दी किया जा सके। मैं समझूंगा कि जो बजट जो आएगा उस बजट में भी हमें ये दोनों चीज को ये लक्ष्य रखना पड़ेगा, जिससे कि मुद्रास्फीति को किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए और उसी एक साथ साथ एक इकोनॉमी अर्थनीति का जो चक्का जो है उसको पहिए को और भी जोर से घुमाया जा सके।
सरकार ने आज कहा है कि केंद्रीय पूल में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का स्टॉक बना हुआ है और आने वाले महीनों में भी ये खाद्यान्न का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रहेगा। तो जिस तरीके से गेहूं की कीमतों में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि बढ़ोतरी हुई है, अब रबी की बुआई का सीजन भी शुरू हो गया है। अगर रबी की बुआई पर्याप्त मात्रा में होती है, अच्छे रकबे में होती है, पर्याप्त रकबे उसका की बुआई होती है उसकी रबी की फसलों की, तो आपको लगता है कि आने वाले 5-6 महीनों में हम मुद्रास्फीति में, महंगाई में और कमी आते देखेंगे? असल जो मुद्दा जो है कि हमारे विश्व में अगर देखें, दो बड़े बड़े देश जो कमोडिटीज जैसे फूड आइटम्स, व्हीट, पैडी, वो भी रशिया, यूक्रेन काफी परिमाणों में मात्रा में उगाते हैं और वो ग्लोबल मार्केट में उनका काफी अच्छा एक रोल प्ले करते हैं। पर पिछले 9 महीने तक हमने जो देखा है कि ये दोनों कंट्री एक युद्ध के अंदर, और उससे वहां की जो फूड प्रोडक्शन जो है उसमें काफी कमी आई है। तो ग्लोबल फूड मार्केट में एक शॉर्टेज पैदा हुई है और इंडिया से काफी व्हीट और पैडी बाहर निर्यात किया गया है और उस निर्यात से थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट ओवरऑल शॉर्टेज में आया है, पर अभी तक शॉर्टेज नहीं हुआ है भारत में, क्योंकि हमारे पास, जैसे आपने कहा, हमारी जो स्टॉक्स जो हैं, अनाज के जो खाद्य भंडार जो है वो काफी सिक्योर है, अच्छे जगह में है, जो बफर स्टॉक से भी ऊपर है इस वक्त भी। तो मैं ये मानता हूं कि जब तक ये विश्व में ये एक अनाज के सिचुएशन के ऊपर एक डर रहेगा और हमारी तरफ से थोड़ा बहुत निर्यात चलता रहेगा, तब तक ये फूड प्राइसेस का एक चिंता, एक प्रश्न हमारे सामने बना रहेगा और फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो हमारी जो नियम की और नीति की जरूरतें होगी, वो जरूरतें खत्म नहीं कह सकते हम, उन जरूरतें अभी भी रहेगी। जी, तो मुद्रास्फीति को कम स्तर पर बनाए रखने में सरकार ने अभी तक जो प्रयास किए हैं, आप जैसे खाद्य मुद्रास्फीति की बात कर रहे थे, तो निर्यात पर भी रोक लगाया सरकार ने गेहूं के, खाद्य पदार्थों के। तो अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में वित्त मंत्रालय के स्तर पर, रिजर्व बैंक के स्तर पर क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि मुद्रास्फीति में ये कमी आगे भी बनी रहे? पहली बात तो ये है कि सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, जैसे निर्यात के ऊपर थोड़े बहुत रोकथाम लगाए गए थे, मैं समझता हूं कि अगर मान लीजिए अगर खाद्यान्नों के मुद्रास्फीति फिर से बढ़ने की अगर ट्रेंड नजर आती है, सरकार को उसी तरह चौकन्ना होकर वैसे ही जो फिजिकल कंट्रोल्स जिसे हम कहते हैं वो लगाना जरूरी होगा। और दूसरी तरफ ये होगा कि जो खाद्यान्नों की जो मुद्रास्फीति होती है वो एक डिमांड ड्रिवन भी होती है। इस वक्त क्या है कि वो डिमांड जो आ रही है वो इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा आ रही है और डोमेस्टिक मार्केट से वही पुरानी डिमांड ही है। तो हमें ये देखना होगा किस तरह से, एक तरह है जो सरप्लस फार्मर जो है उनकी इनकम जरूर निर्यात से बढ़ती है क्योंकि उनको अच्छे पैसे मिलते हैं, पर उसके साथ साथ अगर निर्यात ज्यादा हो जाए और ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत खलबली मची रहे तो हमारे देश में जो मुद्रास्फीति का जो डर जो है खाद्यान्नों से बढ़ सकती है। तो इसमें चौकन्ना रहने का, तैनात रहने का, उचित नियमों को तैयार रखना, जिससे कि ज्यों ही ये समस्या बढ़ जाए सरकार को इमीडिएटली वो फिजिकल कंट्रोल्स को रीइम्पोज करने की शायद एक ऑप्शन उनके पास रखना होगा। जी, आगामी बजट में आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के स्तर पर कुछ मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की जा सकती है? मैं समझता हूं कि स्पेसिफिक जो सप्लाई साइड जो है उसको बढ़ावा देने के लिए स्टेप्स जरूर लिए जाएंगे, जिससे कि अवेलेबिलिटी, जिसे पर्याप्त मात्रा में हो ऐसे चीजों की, इसमें कोई शॉर्टेज इकोनॉमी ना बन सके। बजट में जरूर ऐसा कोई कदम लेने की हम आशा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर दोनों में आगे भी कमी का ये सिलसिला बना रहेगा। सरकार के स्तर पर, वित्त मंत्रालय के स्तर पर और रिजर्व बैंक के स्तर पर इस संबंध में कई उपाय किए जाएंगे। ए.के. भट्टाचार्य जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे थोक और खुदरा महंगाई दर में गिरावट विषय पर चर्चा में भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।